ओके, सो चैप्टर 10, सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले तो यार कॉन्सेप्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग है। कई लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में अंतर ही नहीं पता। ठीक है, ध्यान से सुनना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है। सेविंग्स हो गई आपकी, लाइक आपने अपना पैसा कहीं सेव किया हुआ है, लाइक सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो रखे रखे बढ़ नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अंदर तीसरी चीज़ होती है इंश्योरेंस। लोग बाग इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट ही समझ लेते हैं। लाइक अगर उन्होंने LIC की पॉलिसी बाई करी है तो वो सोचते हैं कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है LIC में। सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट तीनों ही अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जो आपका इन्फ्लेशन रेट बीट कर दे। ठीक है, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बीट कर दे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। सपोज आपकी महंगाई 6% है। ठीक है, साल की महंगाई आपकी 6% से बढ़ रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वो होगा जो आपको 6% से तो ऊपर रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, LIC क्या होती है, डेट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग। इंश्योरेंस इज समथिंग लाइक आप इंश्योर्ड हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपकी लाइफ को लेके आप इंश्योर्ड है। ठीक है, कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट देगी, आपके नॉमिनी को वो भी। ठीक है, और सेविंग्स क्या हो गई कि आपका पैसा कहीं सेफ है। ठीक है, वो रखे रखे बढ़ नहीं रहा, बस एक जगह रखा हुआ है। दीज आर योर सेविंग्स। ओके, नाउ इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क किस में होता है, आपका सेविंग्स में। ठीक है, सेविंग्स क्या होती है आपकी, अगर मान के चलो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है। ठीक है, वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 3% करीब, मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है। इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है साल का 6% से। ठीक है, 4 से 6 की रेंज है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इस टाइम 6% है। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन, आपका रुपया हर साल 6% से घट रहा है और बैंक आपको हर साल 3% दे रहा है, तो आपका रुपया फिर भी 3% हर साल घट गया। ठीक है, डेट इज़ द इन्फ्लेशन रिस्क। सो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इस इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको महंगाई बीट करनी है। ठीक है, ए बॉन्ड बेस्ड 10% इंटरेस्ट पर एनम द इन्फ्लेशन रेट इज़ 5%, वॉट इज़ द रियल रिटर्न, डेट इज़ 5%। ठीक है ना, तो जैसे सपोज आपको कोई कंपनी 10% रिटर्न दे रही है। ठीक है, ये आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, जिसमें आपका 6% इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो 10% क्या हो गया, नॉमिनल रिटर्न। ठीक है, 6% क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब 10 में से 6 गया, क्या बचा, 4%, डेट इज़ योर रियल रिटर्न। ठीक है, रियल रिटर्न इज समथिंग लाइक द रिटर्न यू विल गेट आफ्टर इन्फ्लेशन। ठीक है, जो महंगाई के बाद आपको रिटर्न मिलता है वो होता है आपका रियल रिटर्न। ठीक है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है आपकी, जो आपको इन फ्यूचर कुछ रिटर्न प्रोवाइड करे। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, एंड योर फिजिकल एसेट्स, लाइक यू बाइंग प्लांट एंड मशीनरी, यू बाई लैंड, यू बाई बिल्डिंग। ठीक है, डेट इज़ योर फिजिकल एसेट्स विच यू कैन टच और यू कैन फील, बट you can buy shares. Okay, if you buy shares in demat form, you cannot see, you see it on in electronic form like a digit. Okay, you cannot touch that physically. Okay, क्योंकि अब फिजिकल एग्जिस्टेंस करती ही नहीं है, फिजिकल शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में है। तो फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स में ये डिफरेंस है, जो आपको सामने छू सकते हो,
डेट आर फिजिकल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट्स जो आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ मतलब फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड एसेट्स होते हैं लाइक लोन्स, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है ना, जो भी है फाइनेंस से रिलेटेड, टी बिल्स बहुत सारे हैं, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कंफर्ट, इम्प्लीकेशन, ठीक है, एक तो फाइनेंशियल एसेट अगर आप होल्ड करते हो तो आपको कंफर्ट है, मतलब फिजिकल एसेट को आपको रखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय करते हो तो आपको कोई रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद द कंफर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फिजिकल एसेट इज टेम्पर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। A physical asset is completely gone or loses substantial value when stolen or if there is a fire, ठीक है। मतलब फायर वायर, आग वाग लग गई, ठीक है, चोरी हो गई फिजिकल एसेट्स, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है ना, उसमें ऐसा खतरा नहीं है कि आग वाग लग गई तो ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, ठीक है, इन्वेस्टर मनी इन लैंड बेनिफिट द इकोनॉमी। अगर इन्वेस्टर्स मनी इन लैंड, आर्ट, रेयर कॉइन्स, गोल्ड, ठीक है, ये इकोनॉमी को बेनिफिट कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपने ज़मीन खरीद ली, ठीक है, अब वो तो आपकी ज़मीन हो गई ना, उस पर कुछ ना प्रोडक्शन हो रही, ना इकोनॉमी का कुछ बेनिफिट हो रहा, ठीक है। आपने कोइंस खरीद लिए, कोइंस आपके पास रखे गए, उससे इकोनॉमी को क्या मिल रहा है, ठीक है। सोना खरीद लिया, सोने से कंपनी को क्या मिल रहा है, मतलब जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हो तो एक तरीके से आप किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हो, वो आपका पैसा आगे कहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो जो वो पैसा आगे कहीं लगाएगा उससे या तो वो जॉब्स वगैरह जनरेट होंगी, कुछ प्रोड्यूस करेगा, मतलब कुछ करेगा उस पैसे का, तो उसका पैसे का कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी में यूज़ हो रहा है उस पैसा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। देन लिक्विडिटी, ठीक है, आपके पास फिजिकल एसेट है, आप ज़मीन आज बेचने चले जाओ तो ज़मीन के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर्स बेचने जाते हो तो आपको उसके पैसे, आप आज बेचो तो आपके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है, वो भी फेयर मार्केट प्राइस पे। ज़मीन अगर आप आज के आज बेचने चले जाओ तो कोई मतलब उल्टे सीधे दाम देगा, ठीक है ना। मेंटेनेंस, फिजिकल एसेट्स की मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड फिजिकल अगर आप खरीदते हो तो उसकी चोरी की दिक्कत है, रखने की दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद लेते हो लाइक ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ ले लेते हो, जो गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो फंड गोल्ड में आपका इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके बदले आप गोल्ड खरीद के आपको यूनिट्स प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। तो रियल इस्टेट फिजिकल और फाइनेंशियल, REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या करता है आपके बदले, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, ये REIT म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन ये लैंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, रियल इस्टेट में, ठीक है। लेकिन एक आम बंदा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करे तो उसको बहुत मोटा पैसा चाहिए, ठीक है ना। कहीं ज़मीन बाय करने लगा तो करोड़ 2 करोड़ की ज़मीन आती है, या 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ की ज़मीन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, REIT वो 50 करोड़ की ज़मीन खरीदेगा और छोटे छोटे इन्वेस्टरों में बांट देगा, जितना जितना पैसा सबने दिया है, फिर जब वो ज़मीन बेचेगा तो वो जो प्रॉफिट होगा उन सबका वो सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। यूजिंग म्यूचुअल फंड टू मीट इन्वेस्टर गोल्स, ठीक है, इन्वेस्टर के जो गोल होते हैं उस हिसाब से उसको क्या रिटर्न चाहिए, ठीक है, उस रिटर्न के हिसाब से मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। हाई रिटर्न चाहिए तो हाई हाई रिस्की एसेट्स में जाएगा, कम रिटर्न चाहिए, कम आशंकाएं हैं तो कम रिस्की एसेट्स में जाएगा, कितनी की SIP कर रहे हैं, कितने % रिटर्न चाहिए, ठीक है, कितना उसका फंड वैल्यू चाहिए, ये सब कैलकुलेट करके वो ये देखता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है ना। ELSS, ठीक है, ELSS किसके लिए होते हैं, टैक्स सेविंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म यही होती है शायद, ELSS, इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है ना। तो एक तरीके से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सॉरी, हाँ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। तो इक्विटी से जो लिंक्ड होती है सेविंग, मतलब आप एक तरीके से इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है आपका पैसा और आपको टैक्स सेविंग भी देता है, लेकिन इसमें आपका लॉक इन पीरियड रहता है। देखो जितनी भी टैक्स सेविंग्स स्कीम होंगी ना, टैक्स सेविंग्स सब में लॉक इन मिलेगा, ठीक है, मिनिमम 3 साल का, ठीक है। अब ये वेरी करता है उसके ऊपर, स्कीम टू स्कीम, ठीक है, बट लोवेस्ट 3 साल का रहता है,
ठीक है। उसके बाद 15 साल मैक्स या 20 साल, वो स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है। ठीक है। रिटायरमेंट प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड। ठीक है। म्यूचुअल फंड पे आपको रिटायरमेंट प्लान करता है, म्यूचुअल फंड से आप रिटायरमेंट प्लान कर सकती हो। ठीक है, कि कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करें, कि जिस साल हम रिटायर हों उस साल मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। ठीक है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब जो पेंशन फंड होते हैं वो हर साल आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको मरने मतलब आपको रिटायर होने के बाद आपको पेंशन दी जा सके। ठीक है, पूरी ज़िंदगी। ठीक है ना। तो वो हर साल पूरी मतलब जब तक आप जॉब करते हैं आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटती है कंपनी, उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करती है। ठीक है। और वो जो इन्वेस्ट होता है वो होता है आपकी एज के ऊपर, कि आप कितने साल जिएंगे, कितनी आपकी सैलरी होगी तब तक। ठीक है, कितना आपका फंड बैठेगा, कितनी आपकी पेंशन बैठेगी, कितनी आपको पेंशन देनी रहेगी, कितने साल तक देनी रहेगी। ठीक है ना। उसके लिए हमें आज कितना पैसा काटना पड़ेगा और उसको किस इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कि आपको इतने सालों बाद इतने सालों तक इतनी किस्तें दे सकें। ठीक है। एसेट क्लास अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या बताया है? इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसेट क्लास जी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप के एसेट क्लास हैं। ठीक है, जिन तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट इन सिर्फ इक्विटी इक्विटी मार्केट में सिर्फ शेयर्स बाय हो रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो उसको एसेट क्लास ई बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज मतलब कॉरपोरेट के डेट बाय हो रहा है। अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को छोड़ के अगर जैसे कंपनी के बॉन्ड बाय कर रही हो, ठीक है, कंपनी के पेपर बाय कर रहे हो कुछ जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट इज कॉल्ड एसेट क्लास सी। ठीक है। एसेट क्लास सी मतलब कॉरपोरेट, ई मतलब इक्विटी, जी मतलब गवर्नमेंट, एसेट क्लास जी मतलब इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एसेट क्लास ए मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आप क्या जाएंगे, रियल इस्टेट, गोल्ड। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है। एसेट क्लास ई इज़ द रिस्कियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की वही है। डेट में तो आपको फिक्स रिटर्न आ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आपके ये आ जाएंगे जैसे कुछ लग्जरी आइटम्स हो गई, या पुराने कोइंस, ठीक है, पेंटिंग्स। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके की यूनिक चीज़ जो कीमती है, लाइक पुरानी कार्स। ठीक है ना। तो ये हो गया सीधा कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी, गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्लास ए कैन बी अप टू 5% एंड कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज मतलब कि जिन सिक्योरिटीज के पीछे कुछ मॉर्गेज रखी हो। ठीक है ना, कुछ आपकी गिरवी रखी हो चीज़। ठीक है ना। उसके बाद यूनिट इशूड बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अभी बताया था ना, REIT, जो आपके बदले ज़मीन ले लेती है। उसमें एसेट बैक सिक्योरिटीज़। एसेट बैक सिक्योरिटीज़ मतलब जिन सिक्योरिटीज़ के पीछे सपोज ये पेपर है, ये पेपर के पीछे कोई लैंड रखी है। ठीक है, इस लैंड का ये पेपर है, ये पेपर आप मेरे को दे दो और मैं आपको लोन दे देता हूँ। ठीक है, डेट इज़ एसेट बैक सिक्योरिटीज़, कि इस लोन के पीछे ये पेपर रखा हुआ है और ये पेपर इस ज़मीन का है। ठीक है ना, यानी कि इस लोन के पीछे ज़मीन है। यूनिट इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होगा, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नया इंफ्रा प्रोडक्ट्स आया, किसी कंपनी का कोई नया इंफ्रा प्रोजेक्ट आया, ठीक है ना, कहीं नया डैम बनना है, कहीं नया पुल बनना है, तो वो क्या करेगा, वो इन तरीके के इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा और फिर बाद में जो उससे इनकम आएगी वो उन इन्वेस्टर्स में बांट दी जाएगी। ठीक है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आपको बताया ही है, जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टाइप्स है, लाइक आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी यूनिक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, डेट इज़ योर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है ना, दिस इज योर चैप्टर 9, चैप्टर 10 सॉरी। फिर देन चैप्टर 11 नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग।
इसको भी बता देते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि सपोज आप आज 20 साल के या 25 साल के हो, ठीक है। अब 20 या 25 साल की एज में, उसके बाद अब आपकी शादी हुई, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो सपोज, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सब इसी एज में सोचते हैं, 25-26 साल में। तो जब आपकी शादी हुई, अब आपका 1 साल बाद आपका, या आप कोई बेबी प्लान कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी पढ़ाई, ठीक है। देन उसकी फिर हायर एजुकेशन 20 साल बाद, ठीक है। उसकी फिर शादी, ठीक है। देन उसके बाद आपका बुढ़ापा, ठीक है। फिर आपका घर, ठीक है। और उसके बाद आपका रिटायरमेंट। इन सब की प्लानिंग के लिए आपको आज से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, ताकि आपको जब जब ये पैसा ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर, वो पैसा आप वहाँ से निकाल के यहाँ लगा सको, ठीक है, इन कामों में। इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। कि आप आगे के फाइनेंस की प्लानिंग करके चल रहे हो, कि हमारा आगे का फाइनेंस कैसा हो, हमें आगे सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि पैसा कहाँ से आएगा। इस चीज़ के लिए हमने प्लानिंग कर ली, और ये हमारे पास यहाँ यहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, इसी इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना है, जिससे हमें इतना पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा। इतना पैसा आज हमें इन्वेस्ट करना है, तो इतने पैसे की हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। ये महंगाई रेट है, ठीक है। इस रेट से अगर हम पैसा बढ़ाएंगे तो ये कॉर्पस इतना बैठेगा, उस समय हमें इतना कॉर्पस चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो इस इंटरेस्ट रेट से बढ़ के इतना कॉर्पस उस टाइम पे बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। देन उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसके बाद पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग लाइफ टू लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल, ठीक है ना। किस तरीके से उनकी इनकम बढ़ने वाली है तो वो अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से उनकी इनकम या घटने वाली है, या फिर उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। वो आज किस एज का है, किस एज तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल जिएगा, कितने साल बाद उसको क्या कहते हैं फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और कितने कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज़ योर पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, पता ही है आपको, अभी बताया है। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, आपके फाइनेंशियल गोल एसेस करना, मतलब क्या क्या आपके फाइनेंशियल गोल है, ठीक है। नाउ जैसे ये है करंट कॉस्ट, सपोज आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो लाइक एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट नॉट एप्लीकेबल, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन, जो आपको इन्फ्लेशन है, लाइक 7% पर एनम इन्होंने इन्फ्लेशन पकड़ा है, ठीक है ना। हाउ मच वुड बी द एक्सपेंस इफ़ वी वर इंकर टुडे, अगर आज हम वो एक्सपेंस करते तो आज कितने का बैग था। अब इस एक्सपेंस को महंगाई दर से बढ़ाया, हर साल कितने दर से महंगाई से पैसा बढ़ेगा, तो उस टाइम अगर हम इसी हिसाब की शादी करना चाहें तो इतना पैसा चाहिए, उसके लिए आज हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। हाउ मेनी ईयर्स डाउन द लाइन, ठीक है, कितने साल बाद वो एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है। इस पीरियड में इन्फ्लेशन क्या रहेगा, महंगाई क्या रहेगी। इफ़ एनी ऑफ दीज एक्सपेंस इंकर्ड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस आपका फॉरेन करेंसी में होने वाला है, तो देन उसके बाद उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डॉलर का रेट क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। ये सब देख के, इसका क्या लिखा है फॉर्मूला, ये लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें क्या है, ए बराबर पी इंटू 1 + r⁻n, ठीक है। सपोज आपको 1 लाख रुपए चाहिए, या इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपए है आपके पास, उसको आपने 10% पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10%, सॉरी, 1 लाख पी हो गया इंटू 1 + 10 की पावर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, 10/100, 10% है क्योंकि, तो 1 लाख इंटू 1 + 0.10, ठीक है। तो 1 × 1.1 की पावर 10, ठीक है। 1.1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1.1 × 1 जो भी आएगा, ठीक है ना। वो वैल्यू आपकी 1 लाख रुपये 10 साल बाद, अगर 10% पे इंटरेस्ट, मतलब 10% पे हमने 1 लाख रुपये जमा करे, तो वो 10 साल बाद क्या वैल्यू बन जाएगी, वो ये वैल्यू बन जाएगी। कैलकुलेट कैसा होगा, कि 1 लाख जमा करे, उसको 1 + r⁻n, ये फॉर्मूला है। n मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है।
वही लिखा है सेम। अब इन्वेस्टमेंट होराइजन, कितने साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। असेसिंग द फंड रिक्वायरमेंट, कितना आपको फंड चाहिए वो देखना, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको इतना फंड चाहिए, सपोज आपके पास अमाउंट है, पी आपको निकालना है, 1+r है आपके पास, कितने इंटरेस्ट रेट पे निकालोगे और कितने समय बाद चाहिए आपको, एन भी चाहिए, तो पी निकल जाएगा ना, आज कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट समझाने की जरूरत तो है नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट क्या है कि आपको आगे सोचना नहीं पड़ेगा, आपके डिज़ायर पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुरंत। नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानर्स, जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती उसको फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उससे गाइडेंस ले सके कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कहाँ ना इन्वेस्ट करूँ, कि मेरे ये गोल पूरे हो जाए, ठीक है। ऑल्टरनेट फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच। देन उसके बाद लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ साइकिल लाइक चाइल्डहुड स्टेज, फोकस ऑन एजुकेशन इन मोस्ट केसेस, ये भी आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। यंग अनमेरिड स्टेज है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या मतलब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, उनके क्या क्या रिटायरमेंट गोल होते हैं। फिर यंग मैरिड, देन उसके बाद ये लाइफ साइकिल है। फिर मैरिड विद यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, मैरिड विद ओल्डर चिल्ड्रन, प्री रिटायरमेंट, देन रिटायरमेंट, ठीक है। वेल्थ साइकिल, एक्यूमुलेशन, ट्रांजिशन, इंटरजनरेशनल ट्रांसफ़र, रीपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सडन वेल्थ, ठीक है। इन सब के मतलब बता देते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होगा, दिस इज द स्टेज व्हेन द इन्वेस्टर गेट टू बिल्ड हिज वेल्थ, इट कवर द अर्निंग ईयर, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होगा, जब इन्वेस्टर अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहा है, मतलब जिस टाइम वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन इज ए फेज व्हेन फाइनेंशियल गोल्स आर इन अ होराइजन, ठीक है। ट्रांजिशन कौन सा पीरियड होगा, जब फाइनेंशियल गोल है उसका, ठीक है, वो किसी होराइजन में, मतलब कि समझो, मैं बताता हूँ क्या है। अगर आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है ना, तो किस तरीके की आप मतलब स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना, डेट इज योर ट्रांजिशन पीरियड। देन इंटरजनरेशनल ट्रांसफर, ड्यूरिंग दिस फेज द इन्वेस्टर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है ना। अब मान के चलो उसके पास वेल्थ है, उसने अपने लायक निकाल ली, अब कुछ वेल्थ वो अपने कुछ बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र करके जाना चाह रहा है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करे कि बच्चों को 10 या 20 साल बाद वो पैसे मिल जाए, ठीक है। देन उसके बाद रीपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द स्टेज व्हेन द इन्वेस्टर नीड द फंड दैट हैव बीन एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, ठीक है ना। ये वो टाइम है जब इन्वेस्टर को अपना फंड चाहिए, जो वो जब बचपन जब से इन्वेस्ट करता आ रहा है। सडन वेल्थ, विनिंग लॉटरीज, अगर कभी मतलब सडन वेल्थ जैसे मतलब अगर आपको कभी कोई लॉटरी लग गई, या आपकी कहीं से मतलब कुछ गिफ्ट मिला है, या किसी ने आपको कुछ दिया है, ठीक है, कुछ भी हुआ है, आप केबीसी में जीत के आ गए, तो वो पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। देन उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स क्या होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, या फिर आप एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो की क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, और क्या मतलब उसमें वो है, क्या क्या उसकी गोल है फाइनेंशियल, तो उसको किस रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद रह गया आपका चैप्टर 12। चैप्टर 12 में क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एलोकेशन, बिल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, वो सेम है यार ऊपर वाली चीज़ें, इसको भी बता देता हूँ। नीड फॉर रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग की ज़रूरत क्या है, देखो, बंदा किस एज पे है, कितना रिस्क ले सकता है, ठीक है ना, कितनी उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, ये सब अगर आप उसका नहीं देखोगे, और आपने मान के चलो कोई बंदा 60 साल का है, ठीक है ना, अब इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 10 साल पकड़ के चलो कि आपको 10 साल लगेंगे, जो उसमें फ्लक्चुएट होती हैं आपको रिटर्न कमाने में, अच्छा, ठीक है। अब वो 70 साल का तो पहले ही है, उसका आपने पैसा डाल दिया इक्विटी में, ठीक है ना, इतने वो 80 साल का होगा, 80 साल तक वो जिएगा ही नहीं, उसका पैसा आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसकी रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 25 साल का लड़का है, ठीक है ना, अभी उसे इतनी पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो वो कमा रहा है, अभी तो वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसका पैसा, उसके पास तो अभी बहुत समय है, तो उसका पैसा इक्विटी में डालो, उसका पैसा डेट में डाल दिया आपने, डेट में क्या कर रहा है वो, उसका वो एफडी में कितना कमा लेगा, ठीक है ना।
तो रिस्क, उसका रिस्क एपेटाइट करना मतलब उसका रिस्क लेवल कितना है, वो रिस्क, उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हो गया। देन उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेट कैसे करना है उसको, अब उसकी एज के हिसाब से उसको कैसे एलोकेट करना है। सपोज उसकी मिडिल एज है, तो उसका आप आधा पैसा इक्विटी में डालोगे, आधा पैसा डेट में डालोगे, एक तरीके से हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है ना। अरे यार, ठीक है। देन उसका पैसा आप किस में इन्वेस्ट करोगे, हाइब्रिड फंड में। ओके। मतलब उसकी जिस जिस हिसाब से रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगी, उस जगह आप उसका पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। देन बिल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। फैमिली इन्फॉर्मेशन, अर्निंग मेंबर्स, डिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं, रिस्क एपेटाइट इंक्रीज एज द नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इंक्रीज। ठीक है ना। रिस्क एपेटाइट डिक्रीज मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर उसमें घर में ज़्यादा लोग कमा रहे होंगे तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर घर में डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होंगे उसके ऊपर तो वो कम रिस्क ले सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है ना। देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज, एम्प्लॉयबिलिटी, कैसी जॉब है, नेचर ऑफ जॉब। ठीक है ना। फिजिक कैसी है, कैपिटल बेस कैसा है, रेगुलेटरी ऑफ इनकम कैसी है, इनकम रेगुलर है या नहीं है। देन उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स। ठीक है। सम एम सी एन सिक्योरिटी रिसर्च हाउस प्रोवाइडिंग रिस्क प्रोफाइलिंग टूल इन देयर वेबसाइट। ठीक है ना। तो वो उस बंदे की एज कितनी है, क्या उसकी कैपेसिटी है, ये सब जब आप उसमें डालोगे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपनी, अर्निंग मेंबर कितने हैं आपके, डिपेंडेंट मेंबर कितने हैं, तो वो आपके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बता देगा, रिस्कोमीटर। ठीक है। और वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका रिस्क मतलब रिस्क एपेटाइट वर्सेस रिस्क कैपेसिटी वर्सेस रिस्क टॉलरेंस। ठीक है। कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, कितना आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है। कितना आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, रिस्क की कैपेसिटी कितनी है आपकी। ठीक है। फिर रोल ऑफ एसेट एलोकेशन। देखो एसेट एलोकेशन कितना ज़रूरी है मैं बताता हूँ। अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही जगह डाल दिया और वो चीज़ डूब गई, ठीक है, तो आपका सारा पैसा ख़त्म। ठीक है। इससे अच्छा ये है कि आप अपना थोड़ा पैसा रिलायंस में डालो, थोड़ा पैसा HDFC बैंक में डालो, थोड़ा पैसा TCS में डालो, थोड़ा पैसा किसी सेक्टर में डालो, तो ताकि अगर कोई एक कंपनी डूबे तो आपका पैसा ना डूबे, आपका पैसा सेफ रहे, बाकी कंपनियां ग्रो कर जाएं। ठीक है ना। डेट इज़ द रोल ऑफ एसेट एलोकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, because if basket will fall all your eggs will rotten out. Okay. Asset allocation types: strategic asset allocation and tactical asset allocation. ठीक है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब कि आप एक तरीके से उस इंडिविजुअल की पूरी प्रोफाइल वो कर रहे हो, एक स्ट्रेटेजी के बेस पे एसेट एलोकेट कर रहे हो उसको ना, पूरी उसकी एक तरीके से पूरी प्रोफाइलिंग कर रहे हो, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करके उसका रिस्क एपेटाइट निकाल रहे हो। देन उसको फिर क्या कहते हैं, उसको फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो कि आपको इक्विटी में जाना चाहिए, डेट में जाना चाहिए। ठीक है। आपको मतलब किस तरीके के फंड में जाना चाहिए। ठीक है। गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, मतलब आपकी कितनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग पूरी जांच पड़ताल करके वो आपको तब एसेट एलोकेट करेगा। ठीक है। बट टेक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है, दैट कम्स आउट ऑफ कॉल्स ऑन लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। ठीक है ना। मतलब जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है वैसा वो कॉल ले लेते हैं। मतलब अगर मार्केट अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे अपना पैसा, अगर मार्केट ख़राब कर रहा है तो वो मार्केट से निकाल के डेट में डाल देंगे। डेट इज़ टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। ठीक है। मॉडल पोर्टफोलियोज, वो उस बंदे का मतलब रिस्क वगैरह मतलब उसका बंदे का रिस्क वगैरह कुछ कैलकुलेट वगैरह नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से कि मार्केट कैसा वो कर रही है। ठीक है। BPO एम्प्लॉय विद नो डिपेंडेंट्स, ये पढ़ लेना यार कि BPO के एम्प्लॉय को भी अगर उसके पास ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। यंग मैरिड सिंगल इनकम फैमिली विद 2 स्कूल गोइंग किड्स, ये सब ये पढ़ लेना यार अपने आप। ठीक है। बिहेवियरल बाइस,
इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। बिहेवियरल बाइस, मतलब बिहेवियरल बाइसनेस क्या होता है, आप एक तरीके से ना, मतलब देखो, ये ह्यूमन नेचर बिहेवियर होता है। अगर आपके साथ का कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि वो अच्छा रिटर्न कमा रहा है, या मतलब उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, या मतलब कुछ भी है, आपको अगर ये लगता है ना कि अगर सामने वाला बंदा यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको ये लगेगा मैं भी वहीं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा बिहेवियरल बाइस। तो आप मतलब अपने रिस्क को समझते हुए और उसके रिस्क को समझते हुए आप मतलब उसके ऊपर डिपेंड ना हो कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी वही करूँ। ठीक है ना, लाइक ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बायस, कि आप बड़े मतलब कॉन्फिडेंट हो कि ये वाला सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो आपने अपना सारा पैसा वहीं डाल दिया। या फिर फैमिलियरिटी बायस, ठीक है ना, आपके फैमिली मेम्बर किसी स्टॉक को पसंद करते हैं तो आपने भी वही स्टॉक पसंद कर दिया। एंकरिंग, जो मतलब रोज़ सुबह सुबह न्यूज़ चैनल पे आते हैं और सुबह सुबह बकवास करते हैं तो उनकी सुन के, ठीक है, आपने कोई ट्रेड करा है या मतलब कुछ बाय सेल कर लिया। ठीक है, लॉस एवर्जन, ठीक है ना, आप मतलब लॉस झेलने की क्षमता, या फिर आप अपने लॉस को और बढ़ते जा रहे हो, और मतलब आपको द पेन ऑफ लॉस, ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब कितना लॉस, आप उतना लॉस झेल सकते हो या नहीं। ठीक है ना, कहीं लॉस को देख के मतलब आप हड़बड़ा तो नहीं जाते। ठीक है ना, देन उसके बाद हर्ड मेंटेलिटी, रिसेंसी बायस, चॉइस पैरालिसिस। चॉइस पैरालिसिस मतलब आपकी चॉइस बदलती रहती है, नहीं यार ये नहीं लिया ये ले लो, ये नहीं लिया ये ले लो। ठीक है ना, तो यही सब है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है और इसमें से ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, और ये बाद में फिर ये टर्म्स है। ठीक है, तो हमारा ये म्यूचुअल फंड ख़त्म।